नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर 3। दोस्तों, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है किसी भी टॉपिक पे बेस पर, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, कुछ भी दिक्कत होती है, क्विक रिवीजन देना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आपकी बात पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। तो हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर 2 में लास्ट टॉपिक पढ़ा था करंट के बारे में। हमने करंट को देखा था। करंट हमारी एक टेंसर क्वांटिटी थी, लेकिन उसको लिया जाता था स्केलर। वो क्यों लिया जाता था? क्योंकि वो फॉलो नहीं करती थी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। अब करंट होता क्या था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सर्किट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सर्किट इज नोन एज करंट, जिसे हम डिनोट करते थे आई से। उसकी यूनिट होती थी एम्पियर, और एक डिवाइस होता था अमीटर, जिससे हम किसी भी सर्किट में करंट को नापते थे। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। तो हम देखते हैं ईएमएफ को हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल ई। हम ईएमएफ को डिनोट करते हैं बाय कैपिटल ई। इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, और यूनिट होती है वोल्ट। अब आप लोग एक चीज़ नोटिस करें, डिनोट कर रहे हैं हम इसे कैपिटल ई से, और यूनिट है इसकी वोल्ट। तो इसको डिनोट हमें वी से करना चाहिए, लेकिन हम इसको वी से डिनोट क्यों नहीं करते, ये हम आपको बताएंगे। इन दोनों के बीच में डिफरेंस अगर हम आपको बताएं तो आप देखें, हम वी लेते हैं वोल्टेज। अगर मान लेते हैं वोल्टेज किसी भी सर्किट में हमारी ज़ीरो है, वोल्टेज क्या है? ज़ीरो। हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू आई आर के। अगर V बराबर हो गया ज़ीरो के, तो I भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। लेकिन इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स को हम डिनोट करते हैं E से। क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि ईएमएफ, आप कोई भी सर्किट लीजिए, उसमें करंट अगर ज़ीरो है, मान लीजिए करंट उसमें ज़ीरो है, तो ई कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? किसी भी सर्किट में अगर करंट ज़ीरो है, उसमें इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स ज़ीरो नहीं हो सकता। इसी वजह से हम ई को वी से न डिनोट करके, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स को वी से न डिनोट करके ई से डिनोट करते हैं। इसका रीज़न क्या है? मान लीजिए ये दो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों के बीच में लग रहा है एक फोर्स। अगर करंट फ्लो होता है किसी, ये मान लेते हैं एक सर्किट है हमारा, इसमें अगर करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो होंगे। अगर करंट ज़ीरो हो जाता है किसी भी सर्किट में, अगर करंट किसी भी सर्किट में ज़ीरो हो जाता है, तो इवन इफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन मोशन बट अ फोर्स इज एक्टिंग ओवर देम। हमने देखा करंट हमारा बराबर है ज़ीरो के, करंट फ्लो नहीं हो रहा। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रॉन भी फ्लो नहीं होंगे। लेकिन हम एक बात जानते हैं, जब हमारे दो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं
तो उनके बीच में एक फोर्स एक्ट करता है। ये बात हमने अपने पिछले टॉपिक में देखी थी। इस वजह से E कैन नॉट बी ज़ीरो। E कभी भी ज़ीरो नहीं होगा अगर I बराबर ज़ीरो हो तो भी। इसी वजह से यही रीज़न है कि इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स को हम डिनोट करते हैं E से, डिनोट ना करके V से, क्योंकि अगर I को हम ज़ीरो कर देते हैं तो V भी हमारा हो जाएगा ज़ीरो। I को अगर ज़ीरो कर देते हैं तो हमारा E नॉट इक्वल्स टू होगा ज़ीरो का। E की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट करेगा। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स EMF, जिसे डिनोट करते थे कैपिटल E से। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो हमारा अगला टॉपिक है पावर। पावर आप लोग अगर जानते हो सिंपली तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। किसी भी कार्य को करने का रेट क्या कहलाता है? पावर। तो हम देखते हैं इसकी SI यूनिट, पावर की SI यूनिट क्या होती है? वाट। अगर हम बिगर यूनिट की बात करें तो हो सकती है किलोवाट। तो हमने देखा पावर हमारा क्या था? रेट ऑफ डूइंग एनी वर्क, जिसकी SI यूनिट क्या होती है? वाट। अगर बड़ी यूनिट की हम बात करें तो क्या होती है? किलोवाट। अब अगर आप लोग देखें तो पावर को हम डिनोट करते हैं किससे? W/T। हम कितना वर्क कर रहे हैं कितने टाइम में। पावर क्या होता है? कितना कार्य करा जा रहा है कितने समय के अंदर। तो ये हमारा क्या हुआ? फॉर्मूला नंबर 1 किसका? पावर का। अब आप लोग एक बात जानते हैं कि V जो होती थी हमारी, वोल्टेज क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। वोल्टेज क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। तो W को हम लिख सकते हैं V इंटू Q। तो W को हम क्या लिख सकते हैं? V इंटू Q। अब V इंटू Q, तो इसको अगर हम W की जगह पर रख दें तो हमें पता पड़ा कि P बराबर हुआ V/Q अपॉन T के। T यहाँ से T आ गया। अब आप लोग जानते हैं इतने पार्ट को अगर हम लें तो Q/T क्या होता है? Q/T क्या होता है? I। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा P क्या हो गया? क्या हुआ? V इंटू I। तो हमें एक और फॉर्मूला पता पड़ा पावर का। फॉर्मूला नंबर 2 हमें पता पड़ा V इंटू I। अब हम आगे देखें P क्या था हमारा? किसके बराबर निकला हमारा? V इंटू I के। अब हम अगर देखें V इंटू I, इस V को अगर हम देखें तो V क्या होता है? V बराबर होता है IR के। V किसके बराबर होता है? IR के। तो हम कह सकते हैं कि P किसके बराबर हो गया? इस फॉर्मूले में V की जगह हम IR लिख देते हैं, IR इंटू I। तो P हमारे किसके बराबर हो गया? I² R के। तो हमें एक तीसरा फॉर्मूला मिला किसका? हमारी पावर का। क्या मिला? I² R। अब हम इस I² R को अगर देखें तो हम जानते हैं I क्या होता है? I होता है हमारा V/R। I क्या होता है हमारा? V/R। तो
इस फॉर्मूले के अंदर हम P हमने देखा, P हमारा हुआ I स्क्वायर R के बराबर। अगर इसको हम इसकी जगह पर, इस I की जगह पर हम V/R रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, P बराबर हुआ V/R के होल स्क्वायर इंटू R। तो यहाँ से हम देखें ये क्या हुआ, V²/R² इंटू R। इस स्क्वायर से हम इस R को काट सकते हैं। तो हमें P का एक और फॉर्मूला मिला, क्या मिला, V²/R। तो हमें हमारी पावर के 4 फॉर्मूले मिले। चौथा क्या मिला, V²/R। हमने देखा पावर क्या होता है, हमारा पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। SI यूनिट थी इसकी वाट, और बड़ी यूनिट की अगर बात करें तो वो होती है किलोवाट। हमने देखा कि पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क W की जगह पर हमने देखा W क्या होता है, V इंटू Q। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमने V इंटू Q रखें तो हमें दूसरा फॉर्मूला मिला, पावर का क्या था, V इंटू I। इसी तरीके से हमें एक तीसरा फॉर्मूला मिला I²R, और इसी तरीके से हमें एक चौथा फॉर्मूला मिला, क्या मिला, V²/R। तो हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक टर्म आती है इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ पावर। इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ पावर, इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ पावर किसको कहते हैं, हॉर्स पावर को। आपको याद आया होगा, इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ पावर किसको कहते हैं, हॉर्स पावर को। अब 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट के। तो हमने देखा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडस्ट्रियल यूनिट पावर किसको कहते हैं, हॉर्स पावर को, और 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट के। तो अब हम आगे बढ़ें तो देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर का। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर हम जानते हैं, हमारा P जो है वो किसके बराबर होता है, हमारा P किसके बराबर होता है, W/T के। वर्क कितना करा जा रहा है, कितने टाइम के अंदर। तो W आप सब लोग जानते हैं, W होता है हमारा क्या, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो हम इस W की जगह पर हम लिख लेते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप लोग जानते हैं फोर्स क्या होता है, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो F की जगह पर हम क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप लोग एक चीज़ देखें, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम के। इस पार्ट को हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ये बेसिक चीज़ है, आपको सिर्फ सिंपली डायमेंशनल फार्मूला याद रखना है। मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि निकालना कैसे है, आप सब लोग जानते हैं, पिछली टॉपिक में भी आपने देखा होगा, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिर्फ सिंपली ये याद रखना है, एक्सेलरेशन हमारे किसके बराबर होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम के। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम के। अब वेलोसिटी क्या होती है हमारी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी किसके बराबर हो, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। और हम आगे देखें, वेलोसिटी हमारी किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। तो वेलोसिटी की वैल्यू हम इस वाले फॉर्मूले में अगर रख दें, एक्सेलरेशन वाले में, तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा,
अपॉन टी अपॉन ये वाला टी अपॉन 1। तो इसको भेज देंगे हम ऊपर, इसको भेज देंगे यहाँ, तो हमें एक्सेलरेशन एक्चुअली में मिलेगा क्या, डिस्टेंस अपॉन टी का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हम फॉर्मूले में रख देंगे। तो हमें मिलेगा क्या, m, ये हमारा m, ए की जगह पर हमने क्या लिया, डी बाई टी स्क्वायर। एम की जगह पर हमने क्या लिया, डी बाई टी स्क्वायर। यहाँ पर रखेंगे एम की जगह पर एम आ गया, ए की जगह पर हमें क्या मिला, डी अपॉन टी स्क्वायर, डी अपॉन टी स्क्वायर, और डी एज इट इज़ हम उतार लेंगे। तो अपॉन में क्या था हमारा, टी। यहाँ से देखें तो हमने आपको बताया था एम की डायमेंशनल फॉर्मूले में एम को क्या लिखते हैं, कैपिटल एम, डी को क्या लिखते हैं, एम को लिखते हैं कैपिटल एम, डी को क्या लिखते हैं, कैपिटल एल, इस वाले डी को, इसको भी कैपिटल एल, अपॉन में टी को क्या लिखते हैं, कैपिटल टी का स्क्वायर, इसको लिखेंगे कैपिटल टी अपॉन 1। तो इसको पहुंचा देंगे यहाँ, इसको पहुंचा देंगे यहाँ, तो हमें एक डायमेंशनल फार्मूला मिलेगा पावर का, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर हमें मिलेगा। तो वो क्या होगा, एम एल स्क्वायर अपॉन टी क्यूब। तो इसी को हम लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यूब। तो हमें डायमेंशनल फार्मूला पता पड़ा किसका, पावर का, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। तो होप करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हमने आपको इतना बेसिक तक बताया कि डायमेंशनल फार्मूला निकालते कैसे हैं। आपको कुछ नहीं, अगर आप डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीख जाएं तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेसिकली ये याद हो ही जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो हमारा अगला टॉपिक है एनर्जी। अगला टॉपिक हमारा क्या है, एनर्जी। एनर्जी एक्चुअली में होता क्या है, एनर्जी होता है हमारा एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी टू डू वर्क, किसी कार्य को करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, एनर्जी। अब आप लोगों ने देखा था ई, हमने देखा ई किसके बराबर होता है, ई एनर्जी को लें ई, तो ई किसके बराबर होता है, पावर इनटू टाइम के, पावर इनटू टाइम के। ई किसके बराबर होता है, कितनी पावर लग रही है कितने टाइम के लिए। अब हमने देखा था पीछे यहाँ पर पावर क्या था हमारा, वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हम पावर की जगह पर लिख सकते हैं क्या, W अपॉन टी। तो इसको हम पावर की जगह अगर लिख लें E बराबर W अपॉन टी इंटू टी, तो टी से कट जाएगा टी। तो हमें एक बात पता पड़ी, एक फॉर्मूला पता पड़ा एनर्जी का, एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन के। तो हमें एक ये फॉर्मूला पता पड़ा, एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन के। अब हम अगर आगे बढ़ें तो हम एक चीज़ देखते हैं, P हमारा होता है V इंटू आई के, वोल्टेज इंटू करेंट के। तो P हमारा क्या होता है, V इंटू आई के, और वर्क क्या था हमारा, आप यहाँ से अगर देखें तो इस फॉर्मूले को अगर लें तो इस फॉर्मूले में अगर हम P की वैल्यू लगा दें
P बराबर कर दें V इंटू आई इंटू टी के। P की वैल्यू हमको पता, सॉरी E, यहाँ पर E आएगा, हमने इसमें P की वैल्यू रख दी V इंटू आई। तो हमें एक दूसरा फॉर्मूला पता पड़ा एनर्जी का। क्या? एनर्जी किसके बराबर होता है? V इंटू आई इंटू टी के। तो हमें दो फॉर्मूले पता पड़े। पहला, E किसके बराबर होता है? वर्क डन के। E बराबर होता है आई इंटू V इंटू टी के। अब हम आगे अगर बढ़े, यहाँ हम जानते हैं V किसके बराबर होता है? V बराबर होता है आई आर के बराबर। तो हम इस V की वैल्यू यहाँ पर अगर पुट कर दें तो E हमारा देखिए क्या हो जाएगा? E किसके बराबर हो जाएगा? आई आर इंटू आई इंटू टी के। तो हमें एक और फॉर्मूला मिलता है अपने किसका? एनर्जी का, आई स्क्वायर आर टी। तो हमें एक तीसरा फॉर्मूला पता पड़ा अपनी एनर्जी का। एनर्जी किसके बराबर है? आई स्क्वायर आर टी के। अब हम लोग जानते हैं आई क्या होता है। हमने देखा V बराबर किसके था? आई आर के। आई को अगर यहाँ ले आएँ तो आई किसके बराबर हो जाएगा? V अपॉन आर के। तो इस फॉर्मूले, तीसरे फॉर्मूले में अगर हम आई की वैल्यू पुट कर दें तो हम देखते हैं हमें क्या मिलता है। आई क्या हो गया हमारा? E क्या हुआ हमारा? V अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो ये हुआ हमारा V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। इस स्क्वायर से आर कट जाएगा तो हमें E मिला V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो हमें एक चौथा फॉर्मूला पता पड़ा किसका? एनर्जी का। वो क्या है? चौथा फॉर्मूला E किसके बराबर होता है? V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी के। तो होप करते हैं आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। एनर्जी हमारा था क्या? एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी किसके बराबर होता था? P इंटू टी के। इससे हमने एनर्जी के हमारे चार फॉर्मूले निकाले। E किसके बराबर था? वर्क डन के। E बराबर, दूसरा फॉर्मूला E किसके बराबर है? V इंटू आई इंटू टी के। तीसरा फॉर्मूला एनर्जी किसके बराबर है? आई स्क्वायर आर टी के। चौथा फॉर्मूला एनर्जी किसके बराबर है? V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी के। तो हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक टर्म पता पड़ती है। टर्म, एक चीज़ आती है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता क्या है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता क्या है कि व्हेन एवर करेंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, कभी भी किसी कंडक्टर में से कोई करंट फ्लो होगा इन अ पर्टिकुलर टाइम एंड, आप सीधी सीधी बात देखिए, अगर कोई भी हमारे पास एक कंडक्टर है, उसमें से करंट फ्लो होता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो उस कंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस होगा। उस रेजिस्टेंस की वजह से उसके अंदर एक क्या प्रोड्यूस होगी? हीट। उसी को हम क्या कहते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीट। वेन एवर करेंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन अ पर्टिकुलर टाइम and conductor have some resistance, then a heat will be produced. That heat is only known as Joule's law of heating. तो इसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी के। इसको हम कहते हैं, H से डिनोट करते हैं, आई स्क्वायर आर टी के। तो हम आगे बढ़ें तो हम एक चीज़ देखते हैं, कमर्शियल यूनिट आती है किसकी? कमर्शियल यूनिट एनर्जी की। तो कमर्शियल यूनिट
किसकी एनर्जी की क्या होती है, BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड। तो 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड किसके बराबर होता है, एक यूनिट इसकी कितनी होती है, 1 किलोवाट आवर के। तो कमर्शियल यूनिट हमें पता पड़ी एनर्जी की कितनी होती है, 1 किलोवाट आवर। अब हम आगे देखें तो हम जानेंगे 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, हमारा 1 किलोवाट आवर एक्चुअली में होता क्या है, 1000 इंटू 3600। तो इससे आगे सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। ये आपको याद रखना है पॉइंट, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। अब हम अगर बात करें डायमेंशनल फॉर्मूले की एनर्जी की, तो देखें हम डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी एक्चुअली में होता क्या है, mL²T-2। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब अगर इस डायमेंशनल फार्मूले को हम निकाल के दिखाएं तो हमने देखा था E हमारा किसके बराबर था, वर्क डन के। E किसके बराबर था, वर्क डन के। अब वर्क क्या था हमारा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो E को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब फोर्स क्या था हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। अब एक्सेलरेशन हमारा क्या था, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो E को हम लिख लेंगे मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू डिस्टेंस। अब वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या था, हमने पीछे देखा था, वेलोसिटी अपॉन टाइम हमारे किसके बराबर था, d/t² के इनटू d। तो m की वैल्यू क्या थी, m की वैल्यू क्या थी, कैपिटल M। d को हम किससे डिनोट करते थे, कैपिटल L से। इस d को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल L से। अपॉन में t, कैपिटल T का स्क्वायर। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी हमें क्या पता पड़ा, क्या होता है, mL² इंटू T-2। तो यहाँ से हमें पता पड़ा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। होप करते हैं ये आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। ये इम्पोर्टेंट है, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताना भूल गए कि नोट कर लीजिएगा, ऐसे इम्पॉर्टेंट है, 1 कैलोरी किसके बराबर होती है, 4.18 जूल के। ये इम्पॉर्टेंट है, इसके बेस पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। 1 कैलोरी किसके बराबर होती है, 4.18 जूल के। तो आगे हम आपको इसी के बेस पर अगर क्वेश्चन दें, हमने आपको इतना पढ़ाया, अब देखते हैं आप क्या समझे। अगर हम आपको क्वेश्चन दें एक, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन देते हैं आपको, मान लेते हैं 5 एम्पियर का करंट पास होता है थ्रू अ कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस है 4 ओम, और करंट अप्लाई किया जा रहा है 4 सेकंड के लिए। तो एनर्जी निकालिए, लेकिन किसमें, कैलोरी में। तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि करंट कितना है, 5 एम्पियर, कितनी देर के लिए दिया जा रहा है, टाइम
4 सेकंड के लिए। और कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो कितनी है, 4 ओम। तो हमें क्या निकालना है, एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी लेकिन इन कैलोरीज। तो आप लोग इसे सॉल्व करिए। हम आपको अब सॉल्व करके दिखाते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। हम लोग जानते हैं, हमने देखा था पीछे कि हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एच क्या कहता था, I²R T। तो हम जानते हैं I हमको गिवन है कितना, 5 एम्पियर। इसका कर देते हैं स्क्वायर। रेजिस्टेंस हमारा कितना है, 4 ओम। टाइम कितने टाइम के लिए लग रहा है, 4 सेकंड के लिए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 25 × 16। ये हमारा हीट कितनी निकली, एनर्जी। इसी को एनर्जी बोलेंगे हम, ये एनर्जी का ही फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है एच, या तो एच लिख लीजिए या ई लिख लीजिए, बात एक ही है। हीट और एनर्जी बात एक, फॉर्मूला दोनों का एक ही है। तो यहाँ पर आप ई भी लिख सकते हैं या एच भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, यहाँ पर ई भी लिख सकते हैं आप, एच भी लिख सकते हैं। तो ई हमारा कितना निकला, एनर्जी कितनी निकली, 400 जूल। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमको एनर्जी निकालनी है कैलोरीज में। तो हमने देखा था पीछे, एक कैलोरी कितने के बराबर थी, 4.18 जूल के। तो यहाँ पर हम देखें तो हम कर सकते हैं 400 जूल को 4.18 जूल से मल्टीप्लाई। तो हमें क्या मिलेगा, 1 सॉल्व करिए इसे, कितना आता है, 0 से 0 पॉइंट कट जाएंगे, 1672 कैलोरीज। तो ये हमारी इतनी एनर्जी निकलेगी। ये हुआ हमारा आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएल जेईई में। इतने बेसिक सिंपली फार्मूला आपको लगाना है, सब चीज़ दी हुई होगी आपको। यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर ये नहीं पता होता कि एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। इसलिए हमने आपको ये बताया था। तो यहाँ पर ये हमने आंसर निकाल लिया और हमारा न्यूमेरिकल हो गया सॉल्व। अब आगे बढ़ें तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मान लेते हैं 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर कितने किलो कैलोरी के बराबर होगा। 1 किलोवाट आवर कितने किलो कैलोरी के बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल के। हमने पीछे देखा था, देखिए आप लोग, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर था, 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर था। तो हमने यहाँ पर ये ले लिया हमारा 3.6 × 10⁻6 जूल। अब हम देखें, हम जानते हैं कि कैलोरी किसके बराबर होती है, 4.18 जूल के बराबर। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4.18 से। अब इसने पूछा है किलो कैलोरी, तो इसको इनटू कर देंगे हम 1000 से। किलो का मतलब 1000। तो किलो कैलोरीज हमें निकालनी है। तो ये किसके बराबर आएंगी हमारी, 3.6 × 10⁻6 जूल अपॉन 4.18 × 1000 किलो कैलोरीज। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 861.24 किलो कैलोरीज।
हम इसको हमने सॉल्व करने के बाद हमें मिला ये, लेकिन हम इसको अप्रॉक्स लेते हैं 860 किलो कैलोरी के। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएल जेईई में, इसलिए हमने आपको बताया। आंसर अगर ऑप्शन में 860 दिया हुआ हो, इसके 861 के अप्रॉक्स जितना आसपास जितना भी जो सबसे पास होगा आपको उस पर टिक लगाना है। तो वहाँ पर ऑप्शन में था 860 किलो कैलोरी, तो ऑप्शन वहाँ था ये सही। तो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक होने वाला है ओम्स लॉ। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी डीप में हम आपको ये समझाएंगे, तो इसके लिए शायद हमें एक पूरा लेक्चर लगेगा, तो इसे अगले लेक्चर में कवर करते हैं। आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर इसको भी बताने लगा मैं इस लेक्चर में तो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और आप लोग प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, कुछ आप लोग भी कीजिए हमारे लिए। देखिए हम इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं, कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लोग इतना तो सपोर्ट करिए, देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, उन्हें बताइए कि यहाँ पर इस चैनल पर फ्री क्लासेस चल रही हैं। सारा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। हमने सिलेबस जो दिया था वो सारा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे हम अपने चैनल पर। तो होप करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।